और ये किसी को नहीं पता कि अर्थ चार्ट में है कहाँ। जैसे एक नदी की जननी ग्लेशियर होता है, जहाँ से जब ग्लेशियर पिघलता है और नदी बनती है, ऐसे ही नवमांश की जननी नक्षत्र है। क्योंकि ट्विंस की कुंडली चाहे सेम हो लेकिन उनके ट्रेड्स तो हमेशा अलग ही रहे हैं। पूरा नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है, हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट, ये पूर्वा चक्र में विशा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आते हैं। तभी इन जगहों में इतना ज्यादा डैमेज हुआ है। डैमेज तभी हुआ। नक्षत्र की एक स्पेशल घटी होती है। घटी माने 24 मिनट्स का पीरियड होता है। वो नक्षत्र की जो पीरियड होता है वो बड़ा अनऑस्पिशियस होता है। तो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशंस, लेकिन ये कॉम्बिनेशन सिर्फ चार्ट में नहीं देखने होते, ये अंदर 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 देखने पड़ते हैं। क्वांटम ऑफ थ्योरी हर जगह है। नक्षत्रों के बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। हमारी स्टॉक मार्केट को भी नक्षत्र ही ऊपर नीचे करते हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं। वो नक्षत्र अकेला अकेला पूरे एक महीने की स्टॉक मार्केट डायरेक्शन का आइडिया देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप सुनाइए। मैं तो हमेशा से बढ़िया। हमेशा से बढ़िया, ऐसे ही रहना चाहिए। है ना? हाँ जी। तो आज हम आए हैं कुछ डिस्कशंस करने हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स पे, ताकि हम लोगों को और अच्छे से एजुकेट कर पाएँ उन टॉपिक्स को रिलेटेड, स्पेशली उनको जिनको एस्ट्रोलॉजी में बहुत कीन इंटरेस्ट है। हाँ जी। तो आप मुझे बताइए कि जैसे नक्षत्र होते हैं जिनको हम कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स कहते हैं इंग्लिश में, तो जिस दिन हम पैदा होते हैं, तो हम जिस दिन पैदा हुए उस दिन एक स्क्रीनशॉट लिया गया अर्थ से, फ्रॉम द लोकेशन ऑफ आवर बेड, जिसमें हमारी मदर थी, वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया गया। अर्थ एज अ प्लैनेट हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि हम उसमें पैदा हुए हैं। कंसीडर करते हैं। ओके। अर्थ कहाँ होती है? कुंडली में अर्थ क्या है? हमारा खुद का चार्ट ही है। असेंडेंट, लगन। अच्छा, हमारा खुद का लगन, राइट। अर्थ जब सन ईस्ट में है और अर्थ भी ईस्ट में है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग हो रही होती है। ऐसे पूरी अर्थ में कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में सनराइज के टाइम सन फर्स्ट हाउस में ना हो। तो अर्थ हमारा फर्स्ट हाउस है, जिसको असेंडेंट कहा जाता है, जिसको लगन कहा जाता है। राइट। जब सन ईस्टर्न होराइजन अर्थ है, करेक्ट। तो जब सन अर्ली मॉर्निंग में होता है तो फर्स्ट हाउस में होता है। फर्स्ट हाउस ईस्ट है। करेक्ट। सन जब सेट के टाइम होता है तो वेस्ट में होता है, तो सेवंथ हाउस क्या है? वेस्ट है। वेस्ट है। तो इससे हम ऐसे मतलब कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो हमारा लगन है, हम खुद हैं, हमारे असेंडेंट की ट्रेट्स वहीं से आएंगे, वहीं से, है ना? और ये किसी को नहीं पता कि अर्थ चार्ट में है कहाँ। करेक्ट। यही मेरा क्वेश्चन था व्यूअर्स को एड्रेस करने के लिए। आपको भी नहीं पता था? करेक्ट। आपको क्या 99% एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं पता कि अर्थ चार्ट में कहाँ है। हाँ, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर माई सेल्फ, आई यूज्ड टू प्रिडिक्ट कि अर्थ हमारा खुद का चार्ट है, हम खुद हैं। बट या फॉर अ ग्रेटर क्लैरिटी आपने मुझे बताया है कि हम उसे लगन के थ्रू भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आपको लगन का समझ आ गया? करेक्ट। लगन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी इन आवर चार्ट। अब लगन क्या है? 30 डिग्री का एक कॉलम है, बॉक्स है। लगन क्या है? हमारे एक 30 डिग्री का कॉलम है, बॉक्स है। लगन में कोई नक्षत्र होगा, वो हमारे ट्रेड्स बनाएगा। मून का जो नक्षत्र होगा वो हमारा मेंटल ट्रेड बनाएगा, और सन का जो नक्षत्र होगा वो हमारे सोल के ट्रेड्स बनाएगा। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो हमारे D1 चार्ट में हमारा लगन है, वो कहीं ना कहीं हम जो सोसाइटी को पोर्ट्रे कर रहे हैं, हमारे ट्रेट्स, जो हमारे आउटर ट्रेट्स हैं बिहेवियरल फॉर्म में जो आते हैं,
वो हमारा D1 चार्ट में हमारा लगन है, पर एक्चुअल में जो हम लोग हैं इंटरनली, क्या वो हमारा नवांश चार्ट जो D9 है उसके लगन से कहा जाता है? एग्जाम्पल देता हूँ एक। नवमांस आया ही नक्षत्र से है। नवमांस की जो जननी है, जैसे एक नदी की जननी ग्लेशियर होता है, जहाँ से जब ग्लेशियर पिघलता है और नदी बनती है, ऐसे ही नवमांस की जननी नक्षत्र है। एक राशि में 9 नवमांस होते हैं। 30 नवमांस मतलब 9वां अंश। राइट। नवमांस मतलब 9वां अंश। तो अगर मेष राशि में 30 डिग्रीज है और उसको हम डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 3 डिग्री 20 मिनट्स आएगा। करेक्ट। तो 3 डिग्री 20 मिनट्स इंटू 9 इज इक्वल टू मेष राशि। करेक्ट। अब इसमें 2.25 नक्षत्र आते हैं। 2.25 नक्षत्र, पूरा अश्विनी नक्षत्र आ गया, पूरा भरणी नक्षत्र आ गया और 0.25 कृतिका नक्षत्र आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अश्विनी के सारे तारे, भरणी के सारे तारे और कृतिका के कुछ तारे इसमें आ गए। अब बात समझ आ रही? मेष राशि में। मेष राशि में, तो मेष राशि में अगर 2.25 नक्षत्र हुए तो एक नक्षत्र की 4 पदाएं, तो 2 पूरे नक्षत्रों की कितनी पदा हो गई? 8। राइट। और 0.25 जो नक्षत्र है उसकी कितनी पदा हो गई? 1। राइट। तो 9 पदा। 9 पदा इज इक्वल टू 1 राशि। एक पदा ही एक नवमांश को डिनोट करती है। एक पदा एक नवमांश को डिनोट करती है एक नक्षत्र की। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझना हमारे लिए कितना जरूरी है लाइफ में। सबसे जरूरी है। मतलब हम इससे जरूरी कुछ है ही नहीं। लोगों को, जो पुराने लोग पैदा हुए हैं, जैसे हमारे फादर की हमारे पास कुंडली नहीं थी, लेकिन हमें ये बताया गया था कि वो 5 अगस्त 1963 रात को 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में पैदा हुए हैं। अब 3 से 4 बजे के बीच में 1 घंटा हो जाता है। 2 घंटे में एक लगन बदलता है। नॉर्मल डेज में अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे में एक लगन बदलता है। तो 2 घंटे इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। 1 घंटा इज इक्वल टू 15 डिग्रीज। सिंपल मैथ्स है ना। करेक्ट। 1 घंटा इज इक्वल टू 15 डिग्रीज। 15 डिग्रीज में कितने नवमांश आएंगे? 4.5 नवमांश आएंगे। तो मुझे उन 4.5 नवमांश में से पता करना है कि मेरे फादर का कौन सा नवमांश है। और वो आप उनके ट्रेट्स में से पता करेंगे। सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट से पता चल जाता है। इससे हमारा रेक्टिफिकेशन होने में आसानी रहती है। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होता ही ऐसे है। जो लोग पूरा इवेंट्स को जस्टिफाई करते रहते हैं ना, बेवकूफ लोग हैं। इवेंट्स को जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। आप नहीं। अगर फिजिकल एट्रीब्यूट्स को ही मैच कराएं तो नक्षत्रों से ही हमें पता चल सकता है कि किसी का टाइम ऑफ बर्थ क्या है। सारावली में नवमांश अध्याय में 2 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर नंबर 24 है जिसमें चंद्र नवमांश अध्याय है। एक चैप्टर नंबर 51 ऐसा है जो नवमांश अध्याय है। इन दोनों नवमांश को देख के, सिर्फ इन दोनों नवमांश को देख के मैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करता आया हूँ। और अगर इसमें भी मेरे को आगे जाना होता है, फिर मैं D9 के बाद D7 भी रेक्टिफाई करता हूँ, D3 भी करता हूँ, D30 भी करता हूँ, D60 भी करता हूँ। और जब ट्विंस का केस आता है तो मैं D150, जिसको नाड़ियामसा बोलते हैं, वो भी रेक्टिफाई करता हूँ। क्योंकि ट्विंस की कुंडली चाहे सेम हो लेकिन उनके ट्रेट्स तो हमेशा अलग ही रहे हैं। अब उसको डिकोड करने में हमारे D1, D9, D30, D60 और D150 बहुत हेल्प करते हैं। और लगन भी, स्पेशल लगन जिनको इपोच बोला जाता है, इंग्लिश वर्ड है इपोच, वो भी हेल्प करते हैं। करेक्ट। होरा लगन, घटी लगन, विघटी लगन, कारकांश लगन, ये सारे मिला के एक हमें अप्रोच देते हैं जिसको हमें होलिस्टिक अप्रोच से कुंडली देखनी होती है। राइट। अब आप बताओ मेरे को, अश्विनी नक्षत्र है जी, उसके कुछ ट्रेट्स बताओ।
अश्विनी नक्षत्र माना गया है, अश्विनी कुमार उनके डाइटी हैं। अश्विनी कुमार हमारे वेदों में बताए गए हैं कि 2 घोड़े के सिर वाले एक शरीर के डाइटी हैं जो हर्ब्स और मेडिसिन्स में स्पेशलाइज करते थे। महाभारत काल से ये कहा गया है कि जो नकुल और सहदेव हैं वो अश्विनी कुमार के ही वंश हैं। राइट। तो आपने महाभारत में ही देखा होगा कि ड्यूरिंग द वॉर जब भी सोल्जर्स घायल होते थे, उनका रेस्ट का पीरियड आता था, तब नकुल और सहदेव आते थे एक्शन में। उनको हर्ब्स मेडिसिन्स लगा के, उनका ट्रीटमेंट करके रात को उनको वापस हेल्दी बनाते थे कि सुबह उनको वापस वॉर लड़ने जाना है। तो ऐसे ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व किए गए हैं अश्विनी नक्षत्र के साथ कि मेडिसिन्स में बड़ी रुचि रहती है इन लोगों को, दूसरों को मेडिसिन्स कंसल्ट करना, और खुद कंजम्पशन बड़ी हैवी रहती है इनकी मेडिसिन्स को लेके। मेडिसिन्स नहीं कह सकते, सप्लीमेंट्स कह सकते हैं, क्योंकि ये घोड़े को रिप्रेजेंट करता है और घोड़ा हमेशा जवान रहना चाहता है। ये बात सच है, इनको जवान रहने की और अपने आप को ग्रूम रखने की एक अलग ही चाह है। और गाड़ी भी बड़ी तेज चलाते हैं। गाड़ियों का शौक और गाड़ियां तेज चलाना घोड़ा है अश्विनी नक्षत्र का एक ट्रेट है। लेकिन अश्विनी नक्षत्र अच्छा है या बुरा है, ये रिप्रेजेंट सिर्फ ये ट्रेट्स नहीं करते, इसको देखने के मल्टीपल फैक्टर्स और है। इसमें हमें आनंदी योग चेक करना है, इसमें हमें तिथि चेक करनी है, इसमें हमें सर्वार सिद्धि अमृत सिद्धि योग चेक करने हैं, इसमें हमें चंद्रमा का साइज चेक करना है, और इसमें हमें एक चेक करनी है कि अश्विनी नक्षत्र, वो जो अश्विनी नक्षत्र है वो विष घटी में तो नहीं है। हर नक्षत्र की एक स्पेशल घटी होती है। घटी माने 24 मिनट्स का पीरियड होता है। वो नक्षत्र की जो पीरियड होता है वो बड़ा अनऑस्पिशियस होता है, और अश्विनी नक्षत्र स्टार्ट होने के बाद जो 20वां घंटा होता है वो विष घटी होता है। तो क्या ऐसे कहा जा सकता है कि अगर कोई अश्विनी नक्षत्र में बॉर्न हुआ है और वो अशुभ घड़ी में बॉर्न हुआ है, तो वही अश्विनी नक्षत्र के जो अच्छे ट्रेड्स हैं वो बुरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो ओवर मेडिसिन लेगा उसकी किडनी डैमेज हो जाएगी। वो ज़्यादा तेज गाड़ी चलाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। आजकल जो यूथ में वो बहुत तेजी से फैसला लेगा, वो गलत फैसला ले लेगा। अश्विनी इज ऑल अबाउट तेजी, स्पीड, एंड स्पीड इज नॉट ऑलवेज गुड। राइट। अब मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ, वो भी किसी को नहीं पता। त्रिकोण होता है ना। हाँ जी। त्रिकोण हाउसेस कौन से होते हैं? 1st, 5th और 9th। त्रिकोण नक्षत्र पता है? त्रिकोण नक्षत्र नहीं पता। थोड़ा, हाँ जी, आप एक्सप्लेन कीजिए। त्रिकोण तिथियां पता है? नहीं पता। त्रिकोण नक्षत्र 1, 5 और 9 में सेम नक्षत्र होगा, सेम लॉर्ड का नक्षत्र होगा जो लगन में होगा। करेक्ट। तो जो फर्स्ट नक्षत्र है वो सेम जैसे अश्विनी नक्षत्र है, इसके देवता तो अश्विनी कुमार हो गए, लेकिन इसके प्लैनेटरी लॉर्ड हुए केतु। तो जो अश्विनी नक्षत्र से 10वां नक्षत्र है उसका नाम है मघा, उसके प्लैनेटरी लॉर्ड हुए केतु ही हैं। केतु। लेकिन उसके जो देवता हैं वो अश्विनी कुमार नहीं है, वो पितर हैं, आर एंसेस्टर्स। और जो उससे 19th नक्षत्र हुआ वो मूल है, उसके भी प्लैनेटरी लॉर्ड केतु हैं। लेकिन जो उसकी देवी है वो है देवी निरति, जो राक्षसों की देवी थी। तो अश्विनी, मघा और मूल तीनों आपस में त्रिकोण की वजह से रिलेटेड है। त्रिकोण की वजह से भी रिलेटेड हैं और केतु की वजह से भी रिलेटेड है। वो त्रिकोण की वजह से रिलेटेड है, तभी वो केतु की वजह से रिलेटेड है। राइट। जिसका लगन नक्षत्र अश्विनी होगा उसका 5th हाउस का नक्षत्र मघा होगा, 9th हाउस का नक्षत्र मूल होगा। जिसका लगन मूल होगा उसका
5th हाउस में अश्विनी होगा, 9th हाउस में मघा होगा। इस तरह से वो त्रिकोण घूमता रहता है। करेक्ट। ऐसे ही त्रिकोण तिथियां भी होती हैं जो आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं। 1, 6 और 10 ये त्रिकोण तिथियां हैं। 4, 9 और 11 ये त्रिकोण तिथियां। हर तिथि का नाम दिया हुआ है। जैसे चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को रिक्ता तिथि बोलते हैं। कई लोग कहते हैं ये रिक्ता तिथि खराब है। लाल किताब वाले भी कुछ कहते हैं कि ये रिक्ता तिथि खराब है। रिक्ता तिथि खराब नहीं है। रिक्ता तिथि एक कॉम्बिनेशन के तहत खराब है। लेकिन उन्हीं रिक्ता तिथि में अगर थर्सडे आ जाए और सैटरडे आ जाए तो वो ऑस्पिशियस हो जाती है। जैसे गणेश चतुर्थी भी एक रिक्ता तिथि है, लेकिन हम उसको कितना ऑस्पिशियस मानते हैं ना। बिल गेट्स रिक्ता तिथि में पैदा हुआ था। रामनवमी नवमी तिथि में हुई थी। स्ट्रगल आता है, लेकिन वो स्ट्रगल भी अच्छे के लिए आता है। मतलब लेटर ऑन लाइफ में आपको सक्सेस जरूर मिलती है। तो रिक्ता तिथि जो सबसे बुरी तिथियां हैं जो कही जाती हैं, उनमें भी अच्छी सक्सेस मिल जाती है अगर वो थर्सडे और सैटरडे के साथ रिलेट हो। तो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशंस। लेकिन ये कॉम्बिनेशन सिर्फ चार्ट में नहीं देखने होते, ये अंदर 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 देखने पड़ते हैं। क्वांटम ऑफ थ्योरी हर जगह है। हर चीज का एक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगा के हमें प्रिडिक्शन देनी है। और एक और आपको बात बताऊं, ये जो त्रिकोण नक्षत्र थ्योरी है ना, ये आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। अश्विनी वाला मूल की करेगा, मूल वाला मघा की करेगा, मघा वाला अश्विनी की करेगा। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि अश्विनी, मघा और मूल कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होके भी एक दूसरे को काफी चाहते हैं? चाहते नहीं है, चाहना गलत वर्ड होगा। इनका कार्मिक डेप्थ होता है आपस में, जिसे हम आजकल एक कार्मिक एनर्जी एक्सचेंज कह सकते हैं। हाँ। जिन्होंने मेरे को एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई, द ग्रेट मिश्रा सर, उनका आद्रा नक्षत्र है। राइट। मेरा स्वाति नक्षत्र है। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका सतभिषा नक्षत्र है। मेरे ताया जी जो मेरे डॉक्टर भी रहे हैं, उनका भी सतभिषा नक्षत्र है। तो स्वाति, आद्रा और सतभिषा तीनों त्रिकोण नक्षत्र हैं, 1, 10 और 19। तो इनका भी एक दूसरे के साथ कार्मिक एनर्जी एक्सचेंज रहता है। हम तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैच नहीं भी करती, तब भी हम तीनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं और इन अ वेरी पॉजिटिव वे। क्योंकि सिंस ये त्रिकोण नक्षत्रों में फॉल करता है, तो एक बहुत पॉजिटिव कनेक्शन आपको फील होगा ऐसे लोगों से। फील ना भी हो तो आपका कोई ना कोई कार्मिक रिलेशन इनके साथ रहता ही रहता है। अब मेरे केस में मैं स्वाति नक्षत्र हूँ, चाहे वो आद्रा वाला हो चाहे वो सतभिषा वाला हो, तो उनके साथ मेरा कोई ना कोई कार्मिक रिलेशन रहता ही रहता है। मैं चतुर्थी तिथि हूँ, तो नवमी तिथि और चतुर्दशी तिथि वालों के साथ मेरी जिंदगी में इतने चतुर्दशी तिथि वाले आए हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एज अ क्लाइंट, एज अ फ्रेंड, एज अ एनिमी ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं इनसे पाला पड़ता रहता है। और इसी को कार्मिक डेट की बैलेंस होती रहती है। आप देखोगे कि आपका जिससे पाला पड़ रहा है, या तो तिथि, या वो नक्षत्र, या वो लगन लॉर्ड के त्रिकोण वाला होगा। करेक्ट। आपका जिससे पाला पड़ रहा है, या तिथि का त्रिकोण होगा, या नक्षत्र का त्रिकोण होगा, या लगन लॉर्ड का त्रिकोण होगा। बिल्कुल सही बात है। तो अश्विनी को कंटिन्यू करते ही उनके त्रिकोणों की बात करते हैं और मघा पे आते हैं। आप बताओ मघा के बारे में। ऐसा वेदों में कहा गया है कि मघा नक्षत्र वाले अपने एंसेस्ट्रल ट्रेट्स लेके आते हैं दुनिया में। अगर उनके एंसेस्टर, जिनको हम पितृ भी कहते हैं, अगर उनको कुछ हेल्थ इश्यूज रहे हो लाइफ में, जैसे उनको डायबिटीज रही हो, शुगर रही हो, बीपी रही हो, तो आपके अंदर भी वही ट्रेट्स, वही बीमारियां और वही आचरण आता है।
बिल्कुल सही कह रहे हो। वो कहीं ना कहीं अपने पितरों से बहुत रिलेटेड रहते हैं। ठीक कह रहे हो। ऑल्सो ये भी कहा गया है कि मघा नक्षत्र वालों में बहुत हिडन एंगर होता है। कहा गया नहीं है, ये रियलिटी है। एग्जैक्टली वेदों में ये एक्सप्रेस किया जो गया भी वेदों में कहा गया है वो कहा गया नहीं है, वो रियलिटी है। और बिल्कुल मघा नक्षत्र वालों में एंगर होता है। मघा नक्षत्र वाले ट्रू कॉपी होते हैं अपने एंसेस्टर्स की। वो मदर की भी हो सकती है, वो फादर की भी हो सकती है। लेकिन मघा नक्षत्र अगर संडे को पड़ जाए तो यमगंड योग बन जाता है। अब यही मघा नक्षत्र के अगर 100 क्वालिटीज़ हैं तो इसमें आपको सक्सेस नहीं आएगी इस संडे वाले मघा नक्षत्र में, क्योंकि यमगंड योग एक बहुत इनऑस्पिशियस योग माना गया है। इनऑस्पिशियस योग माना गया। मघा नक्षत्र की अगर पहली पदा होती है किसी की, अगर उसकी ना चले, वो तानाशाह कहा गया। क्या कहा गया? तानाशाह, डिक्टेटर। डिक्टेटर। अब मान लो किसी की बीवी डिक्टेटर है और वो अपने हस्बैंड को कह रही है कि ऐसा नहीं करना, तो ऐसे लोगों की पर्सनल लाइफ में दिक्कत आ जाती है। मैरिज में कंपैटिबिलिटी इशू रहेगा। अब कोई डिक्टेटर भी है और उसका यमगंड योग भी है, तो उसका बिल्कुल ही बेड़ा पार है। बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार नहीं हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, डाइवोर्स वाला बेड़ा पार। मेंटल सेपरेशन हो जाएगी। तो मघा नक्षत्र के अच्छे और बुरे कैरेक्टरिस्टिक्स, मघा नक्षत्र के साथ कौन सी तिथि है, कौन सा वार है और कौन सा लगन है, ये 3 फैक्टर्स भी आगे जाके हमें देखने पड़ेंगे। ये तीनों फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन मिला के हमें एक पर्सन या एक व्यक्ति के बारे में उसकी प्रिडिक्शन देनी पड़ेगी। एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं कि इसमें माइनर डिटेल्स नहीं देखते। वो कहते हैं ये नक्षत्र है, इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं होता। करेक्ट। ऐसा नहीं होता। मैंने तो नहीं, लेकिन मेरे किसी स्टूडेंट ने मेरे को बताया था कि आप जब बताते हैं कि मूल नक्षत्र और प्रतिपदा तिथि ज्वालामुखी योग है, तो अभी किसी की डेथ हुई है सेलिब्रिटी की, जिसको बोला गया कि स्किन केयर की वजह से उसकी डेथ हुई है, वो मूल नक्षत्र और प्रतिपदा तिथि थी, ऐसा मेरे किसी स्टूडेंट ने बताया। बाकी मैं सेलिब्रिटीज़ का चार्ट देखता नहीं हूँ। ये रिसर्च से हमने पाया। हाँ, ये सिर्फ एक ही बंदा पकड़ पाया जो मेरा स्टूडेंट था, क्योंकि उसने डीप रिसर्च करी। डीप रिसर्च। नक्षत्रों के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। नक्षत्र हमारे लाइफ के हर पार्ट को, लाइफ को छोड़ो, हमारी स्टॉक मार्केट को भी नक्षत्र ही ऊपर नीचे करते हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो ये मेरा बहुत कीन इंटरेस्ट का टॉपिक है, सिंस मैं एक बैंकर रह चुकी हूँ और अब मुझे एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हुए भी 1 साल हो गया है। तो मुझे कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में शुरू से एक इंटरेस्ट रहा है। मुझे भी रहा। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने एस्ट्रोलॉजी और स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को मर्ज करने की कोशिश की है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कितना रेलेवेंस है हमारी स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशंस को प्रिडिक्ट करने में। सपोर्ट मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है, व्यू पॉइंट मिल जाता है। चार्ट, जो चार्टिंग होती है जिसमें हम देखते हैं डबल बॉटम बन रहा है, या जितने भी चार्टिंग जो चार्टिस्ट हैं, चार्ट को यूज़ करो, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करो और फंडामेंटल्स को यूज़ करो। फंडामेंटल, टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करो, आपकी 90% सक्सेस रेट आएगी। तो टेक्निकल्स और फंडामेंटल के साथ साथ अगर हम एस्ट्रोलॉजी यूज करो तो 80 to 90% आपकी सक्सेस रेट आएगी। ये बात सच है, क्योंकि मैंने खुद भी ये आजमाया हुआ है कि फंडामेंटल और टेक्निकल के बावजूद भी कई बार रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये नक्षत्रों की स्टडी को जब मैंने फाइनेंशियल और एस्ट्रोलॉजी के साथ रिलेट किया तो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लग गए। हर साल एक संक्रांति आती है, संक्रांति में मून किसी न किसी नक्षत्र में है। वो नक्षत्र अकेला अकेला
पूरे एक महीने की स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन का आइडिया दे देता है। स्टॉक मार्केट छोड़ो, कौन सी कमोडिटीज़ बढ़ेंगी और कौन सी कमोडिटीज़ घटेंगी उनका आइडिया भी वो अकेला अकेला नक्षत्र दे देता है। ये बात बहुत सच है कि अगर कोई नक्षत्र किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो नक्षत्र कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग होके प्लेस्ड है, जैसे मैं कहूँ कि चंद्र का नक्षत्र है और वो बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है, मुझे कहीं ना कहीं लगेगा कि चंद्र से रिलेटेड चीज़ें जैसे सिल्वर है, राइस कमोडिटीज़ हैं, ये कहीं ना कहीं चंद्र से रिलेटेड है। तो इनमें हमारा कहीं ना कहीं राइज आने के चांसेस है, ग्रोथ आने के चांसेस हैं। ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि ग्रोथ आएगी कि डी ग्रोथ आएगी। उसको देखने के कई मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इसको मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च कर रहा हूँ। कल को हो सकता है कोई सेमिनार दूँ, पढ़ाऊँ। वैसे मेरा सूरत में एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का सेमिनार भी है 27 सितंबर, इसी सितंबर में, और वो नक्षत्र बेसिस पे ही है। कुछ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर्स हैं इस दुनिया में जो मून के फेजिस से फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बताते हैं, लेकिन मून के फेजिस किस वजह से आते हैं कि मून किसी नक्षत्र से ट्रैवल कर रहा है, और उसमें भी 2 डेट्स देखनी बहुत जरूरी है। एक अमावस्या जिसको न्यू मून बोलते हैं, एक पूर्णिमा जिसको फुल मून बोलते हैं, और एक संक्रांति जिसमें सन अपनी राशि ट्रांजिट कर रहा होता है। ये 3 चीजें देख मार्केट का 70-80% एनालिसिस किया जा सकता है। तो जैसे इस सितंबर में कहा जा रहा है कि 2 ग्रहण हैं, एक लूनर ग्रहण जिसको हम चंद्र 7 ग्रहण कह रहे सितंबर को हैं, लूनर ग्रहण है, 8, 9, 10, 11 को। अरे जीएसटी न्यूज आने के बाद भी मार्केट गिर गई। वही तो ग्रहण का ये ऐसा रिजल्ट आया है कि कहीं ना कहीं मार्केट वापस स्टेबलाइज हो ही नहीं पा रही है, नहीं होगी, गिरेगी। और दूसरा ग्रहण 21 सितंबर को जो आ रहा है उसमें भी ग्रहण कौन से नक्षत्र में है? ग्रहण तो है, लेकिन ग्रहण कौन सा नक्षत्र में है? ये 7 सितंबर वाला ग्रहण आ रहा है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद दोनों में आ रहा है, राइट। तो कहाँ का प्रॉब्लम्स आएगी ये चेक करने के लिए आपको सबसे पहले कूर्मा चक्र देखना पड़ेगा या सर्वोत्तोपभद्र चक्र देखना पड़ेगा। उससे आपको आइडिया लगता है कि कौन सी कमोडिटी में प्रॉब्लम आएगी, कौन से स्टेट में प्रॉब्लम आएगी। इंडिया का अगर कूर्मा चक्र आप खोलो तो पूरा हिमाचल, पूरा पंजाब और पूरा नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है, हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट, ये कूर्मा चक्र में शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आते हैं। तभी इन जगहों में इतना ज्यादा डैमेज हुआ है। डैमेज तभी हुआ है। इसलिए हमें नक्षत्रों की स्टडी को समझना और फॉलो करना बहुत जरूरी है। बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी नक्षत्रों में। अब आजकल नए नए बेवकूफ़ एस्ट्रोलॉजर्स आ गए हैं, और मैं वर्ड बेवकूफ़ बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो मैं सुनता हूं मेरे को बेवकूफ़ बोलना पड़ रहा है। दे डोंट हैव एनी लॉजिक टू डिस्क्राइब देयर प्रिडिक्शन। और मैं जो भी प्रिडिक्शन कर रहा हूं, अगर स्टॉक मार्केट की प्रिडिक्शन है तो द ग्रेट वरामीर, बृहत संहिता, रिटन बाय वरामीर, ट्रांसलेटेड बाय डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा और रेटेड बाय मी, चैप्टर नंबर 41, वो आपको स्टॉक मार्केट और कमोडिटीज के बारे में बता देता है। उस अध्याय का नाम ही तेजी मंदी अध्याय है। तो उसको पढ़ के और समझ के विद गाइडेंस आपसे लेके हम कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के डिसीजंस ले पाएंगे। आइडिया लग जाता है, कुछ आइडिया लग जाता है। चैप्टर 41, बृहत संहिता, ऋषि वरामीर, ट्रांसलेटेड बाय ग्रेट डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा। नंबर 2, जितने भी ग्रह रेट्रोग्रेड होते हैं साल में, जैसे इस साल सबसे पहले वीनस रेट्रोग्रेड हुआ, फिर मरकरी हुआ, फिर सैटर्न हुआ, अब मरकरी जुलाई में दोबारा मरकरी हुआ रेट्रोग्रेड, अब मरकरी नवंबर में रेट्रोग्रेड होगा।
स्टार्टिंग ऑफ 2024 दिसंबर में मार्स रेट्रोग्रेड हुआ था। ये भी जब रेट्रोग्रेड ग्रह होता है ये भी मार्केट में अपना कोई ना कोई इम्पैक्ट डालते हैं, और रोज के जो प्लानिटरी पोजीशंस है वो भी कोई ना कोई इम्पैक्ट डालती है। तो जो लोग डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं उनको डेली मूवमेंट ऑफ सन या मून या जो प्लैनेटरी पोजीशंस उस टाइम रेट्रोग्रेड idea हो लग रही हैं जाता है। उससे आइडिया लगा सकते हैं। उससे आइडिया लग जाता है। सन, मून, जुपिटर, मार्स, वीनस, आपकी जो कमोडिटी है वो कौन से नक्षत्र में फॉल करती है उससे एक आइडिया लग जाता है। करेक्ट। नक्षत्र से मुहूर्त का भी आइडिया लग जाता है। अब किसी ने मान लो मुझे पूछा कि मैं बिल्डिंग खड़ी करना चाहता हूँ या रॉकेट लॉन्च करना चाहता हूँ या प्लेन टेक ऑफ करना चाहता हूँ, जो चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है, जो चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है, तो मैं उसे बोलूँगा रोहिणी नक्षत्र में ये काम कर ले। लेकिन रोहिणी नक्षत्र की भी ऑस्पिशियस दूंगा, रोहिणी नक्षत्र ऑफ फ्राइडे नहीं दूंगा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र ऑफ फ्राइडे नेगेटिव है। तो रोहिणी नक्षत्र के साथ कोई ऑस्पिशियस डे दूंगा जो पॉजिटिव होगा। तो रोहिणी नक्षत्र असेंडिंग नक्षत्र है, आरोहण, बढ़ता हुआ टुवर्ड्स स्काई। टुवर्ड्स स्काई, जैसे हम कहते हैं रॉकेट लॉन्च करने के लिए अच्छा हो गया, कोई चीज लॉन्च करने के लिए अच्छा हो गया, कोई इनॉग्रेशन करने के लिए अच्छा हो। भूमि पूजन। कोई मुझे कहता है कि मेरे को केस डालना है, तो आपको किसी इंसान को गिराना है, गिराना है, मैं उसको बोलूंगा आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र रुद्र है, उसके देवता राहु हैं, प्लैनेटरी लॉर्ड राहु है, देवता रुद्र है। तो अगर किसी को सम्मन भेजना है, कुछ नेगेटिव करना है, तो आद्रा नक्षत्र वाले दिन करो। तो जैसे हमारा एक नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, उसका जो कॉन्स्टलेशन साइन है वो एक हाथी, दो हाथियों का है जिनकी सूंड ऊपर की तरफ जा रही है। तो वो कहीं ना कहीं आप किसी से लड़ने के लिए, कोई भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो उसके अंदर बहुत ज्यादा हिडन एंगर होता है बिकॉज ऑफ इट्स नियर एंड डियर वंस। कोई भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र इज वन ऑफ द वेरी हिडन एंगर नक्षत्र, पर्सन विद हिडन एंगर। मेरा बाप मेरी नहीं सुनता, मेरी माँ मेरी नहीं सुनती, मेरी बहन मेरी नहीं सुनती, मेरी बीवी मेरी नहीं सुनती, कोई ना कोई डिससेटिस्फैक्शन आती ही आती है। क्योंकि नक्षत्र क्या डिनोट कर रहा है, एक हाथी अपने दो पैरों पे खड़ा है, दो पैर हवा में और सूंड ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ का भी प्रतीक है कि आप में खुद की इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत है। गुस्से की तो है ही ना। तो क्या हम किसी को अगर लॉ लिटिगेशन के लिए किसी पे केस डालते हैं तब भी अगर हम पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में डालें, आद्रा पूर्वाषाढ़ा दोनों अच्छे रहेंगे, दोनों अच्छे रहेंगे। करेक्ट। पूर्वा भाद्रपद भी अच्छा रहेगा, वो भी रुद्र का नक्षत्र है। ऐसे जो लोग लाइफ में रिसर्चर्स बनना चाहते हैं, एनालिस्ट बनना चाहते हैं, प्रिडिक्टर्स बनना चाहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजर्स भी बनना चाहते हैं, क्या वो कहीं ना कहीं केतु के नक्षत्र से रिलेट कर पाएंगे? कर सकते हो, लेकिन आप बनना चाहते नहीं हो। आप बनना भी इसलिए चाहते हो क्योंकि आपकी कुंडली में वो चीज है। यू डोंट चूज योर करियर चूजेस यू। ये हमेशा ध्यान रखना। हम क्या कर रहे हैं या हमें क्या पसंद है ये भी हमारे स्टार्स डिसाइड करते हैं। ये हमारे नक्षत्रों के मूवमेंट से ही डिसाइड हो रहा है। अश्विनी नक्षत्र वाले को गाड़ी चलाने का शौक है, वो दो पैसे कमाएगा और सबसे पहले गाड़ी लेके आएगा। लेकिन मघा वाला गाड़ी नहीं लेके आएगा, मघा वाला घर बनाएगा, लैंड बनाएगा, प्रॉपर्टी बनाएगा। मूल वाला रिसर्च करेगा, भरनी वाला सेविंग्स करेगा, स्वाति वाला घूमने चला जाएगा। क्योंकि स्वाति नक्षत्र क्या है? हवा से रिलेटेड, हवा, खुली हवा में चला जाएगा। घुटन महसूस होती है तो खुली हवा की जरूरत है। नक्षत्र कितना कुछ बता सकता है आपके करियर के बारे में। चंद्रमा के नक्षत्र से 10वां नक्षत्र आपके करियर को बताता है। चंद्रमा के नक्षत्र से जो 22वां नक्षत्र है उसको आपको पता है क्या बोलते हैं? वैनाशिक नक्षत्र। आपकी लास्ट जन्म में डेथ कैसे हुई थी, ये चंद्रमा के नक्षत्र से 22 नक्षत्र काउंट कर लो, आपको पता चल जाएगा।
मेरा विनाशिक नक्षत्र आता है 11th हाउस में, तो मेरी जो डेथ हुई होगी पिछले में, उसमें 11th हाउस का बहुत बड़ा रोल होगा। 11th हाउस में आता है बच्चों के स्पाउस, बच्चों के स्पाउस, अपना बड़ा भाई और बड़ी बहन, दोस्त का बड़ा भाई और बड़ी बहन, अपने से बड़े उम्र के दोस्त, अपने से बड़े उम्र के दोस्त, ज़्यादा बड़े उम्र के दोस्त। तो आपका विनाशिक नक्षत्र कहाँ बैठा है? जहाँ पे वो बैठा है वहाँ विनाश करेगा ही करेगा। अश्विनी हो गया, मघा हो गया, मूल नक्षत्र के बारे में बताओ आप। मूल का मतलब क्या होता है? मूल नक्षत्र का मतलब होता है कि वो उलझी जड़ें, जब हम किसी पौधे को उसकी रूट से निकाल दें, तो जब वो उसकी जड़ें उलझी फॉर्म में दिखती हैं, वो कहीं ना कहीं वो मूल नक्षत्र के कॉन्स्टेलेशन का फॉर्मेशन है। मूल नक्षत्र को हम लोग एक लायन की पूंछ से भी डिनोट करते हैं ना। मूल का मतलब होता है जड़, और मूल का मतलब होता है मूल वजह, किसी भी चीज़ की जड़, किसी भी चीज़ की जननी। इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं बहुत अच्छे, मूल्यांकन करना, इन्वेस्टिगेटर्स, रिसर्चर। क्या एस्ट्रोलॉजर्स भी इसी नक्षत्र में पैदा हुए हैं? हो सकते हैं अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स मूल नक्षत्र के हो सकते हैं। कहा गया है औरंगजेब भी इसी नक्षत्र के थे। इस नक्षत्र के बारे में कहा गया है कि मूल नक्षत्र में पैदा हुए लोग बहुत क्रूअल, काफी गुस्से वाले और हिंसक प्रभाव के होते हैं। सब नहीं होते, लेकिन हो सकते हैं। उसके लिए और भी फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। लगन कौन सा है, चंद्रमा में किस प्लैनेट की दृष्टि है, चंद्रमा का नवमांश कौन सा है, चंद्रमा का त्रिमसांश कौन सा है, लेकिन हो सकते हैं। और अगर अच्छे वेल प्लेस्ड हो आपका नक्षत्र, तो आपको बहुत वेल्दी और बहुत इंटेलेक्चुअल भी बनाता है। वो कोई भी नक्षत्र, अगर आपका नक्षत्र वेल प्लेस्ड है तो आपको वेल्दी तो बनाएगा ही बनाएगा। और मूल नक्षत्र की एक बात बताता हूँ, इनकी अपने फादर इन लॉ से नहीं बनती, या इनकी अपने फादर इन लॉ से दूरी रहती है, या इनके फादर इन लॉ इनके लिए अच्छे नहीं होते, या वाइस वर्सा, ये अपने फादर और फादर इन लॉ के लिए अच्छे नहीं हो पाते। करेक्ट। तो आज हमने किया है अश्विनी, मघा और मूल। ये 1, 10 और 19 है। और मूल में एक और बात बता दूं, मूल नक्षत्र को लोग सब डरते हैं। डरना तभी है जब मूल नक्षत्र नेगेटिव हो। प्रतिपदा तिथि के साथ हो, डरो। वेंसडे के साथ हो, डरो। प्रतिपदा तिथि का बनता है ज्वालामुखी योग, वेंसडे का बनता है यमगंड योग। मूल नक्षत्र में अगर रवि योग बन गया, सर्वार सिद्धि योग बन गया, अमृत सिद्धि योग बन गया, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। चंद्रमा का साइज अच्छा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मूल नक्षत्र नहीं, कोई भी गणमूल नक्षत्र आपका बुरा तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके जो बाकी फैक्टर्स हैं वो उसको बहुत नेगेटिव नहीं लेके जा रहे। तो हम इसे कह सकते हैं कि हर चीज एक कॉम्बिनेशन के साथ ही बनेगी। सब कुछ कॉम्बिनेशन है। अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र में एक और कॉमन चीज है, केतु के अलावा तीनों नक्षत्र की स्टार्टिंग 0.00 डिग्री से होती है। अश्विनी मेष राशि 0.00 डिग्री से शुरू होता है, मघा सिंह राशि 0.00 डिग्री से शुरू होता है, और मूल धनु राशि सेजिटेरियस 0.00 डिग्री से शुरू होता है। और कोई नक्षत्र नहीं है पूरे नक्षत्र क्लैन में जो 0.00 डिग्री से शुरू होते हैं। जो ये नक्षत्रों का त्रिकोण है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। और हमारी इस सीरीज का नाम ही होना चाहिए नक्षत्रों का त्रिकोण। नक्षत्रों का त्रिकोण। जय श्री राम। जय श्री राम।